हेलो बच्चों, आज हम हमारा 11th क्लास एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। यानी कि हम अभी तक पता चला है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स नोन है। ठीक है, तो उनको कैसे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, उनका कैसे कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, कैसे उनकी पीरियोडिक टेबल बनी, कैसे उनको उनके करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया और कैसे कैसे वो पैटर्न फॉलो करते हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन करने की एलिमेंट्स। तो देखो, समझो क्या होता है कि जब स्कूल में मान लो सेक्शन वाइज क्या होता है, कम बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, हम मर्ज करके एक साथ पढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक दो बच्चे आए, भाई मान लो ए सेक्शन में एक बच्चा आया, बी में दो बच्चे आए, ऐसे 4-5 बच्चे आए। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम मर्ज करके और एक साथ क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से भाई देखो, किसी टीचर के पास मान लो 7th क्लास का एक बच्चा आ रहा है, 8th का 2 बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, 9th का क्या आ रहा है, 3 बच्चे आ रहे हैं, 10th के 4 बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा भाई, अपना खर्चा भी निकालना होता है टीचर को, तो भाई वो अलग अलग ना पढ़ा के सबको क्या करेगा भाई, एक साथ ही पढ़ा ले। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है कि भाई वो उसको इकोनॉमिकली भी पड़ जाता है और बच्चे की पढ़ाई भी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे उसके पास ज़्यादा होते जाएंगे तो क्या होगा भाई, सबको एक साथ बिठा के पढ़ाना मुश्किल होगा उसके लिए, तो वो क्या करेगा कि भाई सबको क्या करेगा, अलग अलग पढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से एलिमेंट्स में क्या हुआ, एलिमेंट्स की जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। ठीक है, तो इन 114 एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट्स को पढ़ना क्या था, पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि भाई कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ली जाए इसकी और उनके बेसिस पे इनका क्या कर दिया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए। तो जब एक पूरी मतलब एक क्लास को जैसे हम पढ़ाते हैं जिसमें सभी एक मतलब सारे एक एक ही क्लास के बच्चे होते हैं, तो उसी तरीके से एलिमेंट्स का भी इसी तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाए और मतलब सारे जो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स हैं उनको एक उसमें रखा जाए, तो इससे क्या होगा कि इनकी स्टडी करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 114 एलिमेंट्स, तो क्या हुआ कि सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। ठीक है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि इंडिविजुअली स्टडी की जाए केमिस्ट्री के अंदर इन सब एलिमेंट्स की, एंड देयर इन्यूमेरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअल, और इससे क्या होगा कि ये एलिमेंट्स और एलिमेंट्स जाने कितने ही कंपाउंड्स बनाएंगे, तो इनका इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। टू ease out these problems, scientists search for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements। तो इसको इजी बनाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, अपनी नॉलेज का यूज करते हुए एक सिस्टमेटिक वे में क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया किसको, एलिमेंट्स को। ठीक है, अब देखो अगला हमारा है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि भाई ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे उनकी ही नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे में जब अरेंज किया गया, तो उससे ही मिलके उससे ही हमें मिला है क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बहुत सारे क्या थे, साइंटिस्ट थे, सब ने अपने अपनी नॉलेज का एक सिस्टमेटिक वे बताया कि भाई इस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे ही हमें क्या मिला, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिस्टमेटिक
द नॉलेज गेंड बाय ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट थ्रू देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। लेकिन अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किए और वहाँ से एक सिस्टमेटिक उनकी नॉलेज को अरेंज करके हमें क्या मिला, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मिला। ठीक है, तो सबसे पहले जो पीरियोडिक के क्लासिफिकेशन का नाम आता है वो आता है डोबिनियर का। उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले क्या करा कि उन्होंने ना तीन तीन एलिमेंट्स के क्या बनाए, ग्रुप बनाए। ठीक है, मान लो क्या था कि तीन तीन ग्रुप के क्या थे, उन्होंने क्या बनाए, ग्रुप बनाए। ठीक है, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। मान लो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये मान लो ये ए है एलिमेंट्स और ये बी है और ये सी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जब ए एलिमेंट्स और सी एलिमेंट्स को, ठीक है, इनके एटॉमिक मास को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, और इसका औसत लिया जाए यानी कि डिवाइड कर दिया जाए, तो इन दोनों के मास का औसत है वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर। तो उन्होंने क्या करा, तीन तीन एलिमेंट्स के क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए। लेकिन ये भी फेल ही हो गया, ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर लागू नहीं हो पाया, कुछ ही एलिमेंट्स के क्या बन पाए, ट्रायड्स बन पाए। ठीक है, और इसीलिए इसको डोबिनियर्स का क्या कहा जाता है, ट्रायड्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो देखो इसमें क्या करा उन्होंने, He noted a similarity among the physical or chemical properties of a several group of three elements। ठीक है, तीन तीन एलिमेंट्स के उन्होंने ग्रुप बनाए जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलरिटीज थी, है ना, और उनको क्या बोला गया, तीन तीन के जो ग्रुप बनाए गए, ट्रायड्स। इन each case he noticed that the middle elements of each of the triads had a atomic weight about halfway between the atomic weight of the other two। जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया कि भाई जब A और B और C लिए गए तो A प्लस C को जोड़ के उसका हाफ निकाला जाए एटॉमिक वेट, तो वो किसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, B के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी बीच वाले जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो किससे मिलती जुलती थी, हमारे दोनों बचे हुए एलिमेंट्स यानी कि सी बी की प्रॉपर्टी ए और सी से क्या थी, मिली जुली थी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डोबेनियर के कौन कौन से ट्रायड्स हैं। इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो लिथियम का हमें पता है एटॉमिक वेट कितना होता है, उसने कहा लिथियम, ठीक है, सोडियम और ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो गया। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23 और इसका 39। तो देखो जब इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये लगभग किसके एटॉमिक वेट के बराबर आएगा, सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर। तो ये कितना हो गया, 49 के लगभग आएगा, और 46 के लगभग आएगा, और 46 का आधा कितना होता है, 23। तो इस तरीके से अगला ट्रायड्स था उसका एलिमेंट्स का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का कितना होता है 40, स्ट्रोंशियम का कितना होता है 88 और बेरियम का 137। तो जब इन दोनों को जोड़ा गया और उसका हाफ किया गया तो ये किसके बराबर आ रहा था, स्ट्रोंशियम के एटॉमिक वेट के बराबर। इसी तरीके से थर्ड हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। तो 127 प्लस 35.5 को जोड़ के हाफ किया गया तो वो लगभग किसके बराबर आ रहा था, ब्रोमीन के। लेकिन ये कुछ ही ट्रायड्स बन पाए इसलिए ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद एक अलग साइंटिस्ट थे और ये लोग क्या कहलाता है, लॉ ऑफ ट्रायड्स कहलाता है डोबिनियर का। ठीक है, उसके बाद एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEBD चैनकोटियस इन 1862 एक अदर साइंटिस्ट आए, ठीक है, चैनकोटियस, AEBD चैनकोटियस। उन्होंने क्या करा कि जो एलिमेंट्स थे ना
जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया एक सिलेंड्रिकल टेबल के फॉर्म में, है ना। सिलेंड्रिकल टेबल के फॉर्म में मतलब एक सिलेंड्रिकल सी टेबल बनाई, ठीक है, और उनको क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल टेबल लाइक कुछ इस तरीके से क्या करा, इस तरीके से सिलेंड्रिकल सी टेबल बनाई, ठीक है। मान लो बोतल या सिलेंड्रिकल टेबल है, ठीक है, इस तरीके से बोतल ले लो या कुछ ले लो, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने क्या करा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में क्या कर दिया, उनको अरेंज कर दिया। लेकिन ये भी ज़्यादा मतलब चल नहीं पाई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन लॉ आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, वो लॉ है हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जैसे म्यूजिक में हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक में हम जैसे लिखते हैं कि म्यूजिक में हम लिखते हैं जैसे सा रे गा मा पा धा नी और सा। तो देखो सा से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां जो ट्यून आई वो क्या आई, पहले के जैसी ही, मतलब सेम, ठीक है। तो इसी तरीके से न्यूलैंड ने क्या कहा कि जो एक एलिमेंट से शुरू होके और जब हम 7वें तक जाएंगे और जो 8वां एलिमेंट्स आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले से क्या होगी, बिल्कुल मैच होगी। यही क्या है, ऑक्टेव रूल्स है न्यूलैंड्स का, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में अरेंज करा एंड नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। और 8वां जो भी एलिमेंट्स आएगा उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होंगी, जो पहले वाला एलिमेंट्स था उसके अकॉर्डिंग। द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल द ऑक्टेव सीम्स टू बी ऑक्टेव्स ऑफ द म्यूजिक, ठीक है। यानी कि जब जैसे कि मैंने बताया कि म्यूजिक्स के टून्स में जैसे होता है कि सारे गामा पादा निसा 8वां रिपीट होता है, तो इसी तरीके से ये भी रिपीट हो रहा था, इसलिए इसको क्या कहा गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। और ये भी फेल हो गया, ये भी सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई नहीं कर सका, ठीक है। तो ये कहाँ तक बना, सिर्फ कहाँ तक फॉलो हुआ, 20 एलिमेंट्स यानी कि कैल्शियम तक, फिर ये फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर पीरियोडिक लॉ आया हमारा मेंडलीव्स और लोथरमेयर, ठीक है। मेंडलीव्स एक रशियन साइंटिस्ट थे और लोथरमेयर जर्मन के एक केमिस्ट थे, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। बोथ द केमिस्ट इन 1869 proposed that on arranging elements in the increasing order of their atomic weight, और दोनों ने ही क्या करा कि एलिमेंट्स को अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में क्या करा, अरेंज करना शुरू किया, ठीक है। सिमिलरिटीज अपीयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स, इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अरेंज करना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ रिपीटेशन हो रहा है। लोथरमेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट। इन्होंने लोथरमेयर ने क्या करा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ना एलिमेंट्स की, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, तो इनके साथ एक प्लॉट यानी कि ग्राफ बनाया एटॉमिक वेट का, ठीक है। एंड ऑब्टेन ए पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये एक पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, है ना। इस तरीके से क्या हुआ कि लोथरमेयर ने क्या करा, बेचारे ने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो देखो एक तरीके का ग्राफ एक मैथमेटिक्स ही है, वो क्या हो गया, लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब लोगों की समझ से क्या था, दूर था, ठीक है। तो अनलाइक न्यूलैंड्स, लोथरमेयर ऑब्जर्व ए चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न। देखो इसका एक्सपेरिमेंट था जो लोथरमेयर का, वो लोथरमेयर में क्या हुआ था, रिपीटेशन एक मतलब कुछ दूरी के बाद रिपीटेशन हो रहा था,
जो कि फिक्स नहीं थी। जबकि लोथरमियर और लीलैंड्स में हमने देखा कि एक फिक्स लेंथ के बाद क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था। जैसे लीलैंड में कि हर 8वां एलिमेंट्स फर्स्ट से क्या था, मिलता जुलता था, जबकि लोथरमियर में ये जो पैटर्न था रिपीटेशन का ये फिक्स नहीं था, चेंजेबल था। ठीक है, लोथरमियर हैड डेवलप्ड ए टेबल टू द एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिजेंबल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो लगभग किसकी देन है, हमारे लोथरमियर की। उसने उसी तरीके की टेबल बनाई थी उस समय, लेकिन वो लोगों पे इतना ध्यान नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि उसमें क्या था, मैथ था, ग्राफ वगैरह लोगों की समझ से परे थे। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या करा कि जब तक वो अपना क्या कराते, वर्क पब्लिश कराते लोथरमियर, उससे पहले किसने पब्लिश करा दिया, मेंडलीव ने। ठीक है, और जो क्रेडिट लोथरमियर को जाना चाहिए था वो क्रेडिट किसको चला गया भाई, मेंडलीव को चला गया। ठीक है, तो क्या लॉ था ये, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, उन्होंने क्या माना कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो एलिमेंट्स की, वो किसका पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं, एटॉमिक वेट का। ठीक है, अब उसके बाद मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ ए टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। यानी कि उन्होंने क्या करा कि हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे वो सेम वर्टिकल कॉलम या क्या आ रहे थे, ग्रुप में आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो मेंडलीव थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से काम कर रहे थे। उन्होंने क्या करा, मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलरिटीज इन द एम्पेरिकल फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि मतलब कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में भी बताया, जो किसके थ्रू बन रही थी भाई, एलिमेंट्स के थ्रू, है ना। ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन विद हिज स्कीम ऑफ, और उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उनके एटॉमिक वेट जो उनका था उसके बेसिस पे फिट नहीं बैठ रहे थे। तो उन्होंने एटॉमिक वेट को क्या कर दिया, इग्नोर किया, और थिंकिंग दैट द एटम्स मेजरमेंट माइट भी, हो सकता है कि एटॉमिक वेट है जो है वो कुछ इनकरेक्ट वगैरह हो। तो उन्होंने क्या करा कि जो जिनकी प्रॉपर्टी उनको सिमिलर लग रही थी ना, उनको क्या करा, एक साथ रख दिया। जैसे कि आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलुरियम, जो कि ग्रुप किस में आता है, 6th में, वाज प्लेस इन ग्रुप 7th अलोंग विद फ्लोरीन। आयोडीन को आना चाहिए था क्योंकि एटॉमिक वेट के बेसिस पे करता, तो भाई पहले आना चाहिए था, जबकि उन्होंने आयोडीन को उठा के 7th ग्रुप में रख दिया प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही थी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से। ठीक है, एट द सेम टाइम कीपिंग द प्राइमरी एफ ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम ग्रुप, ही प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड। और उसने क्या माना कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं, और कुछ एलिमेंट्स आगे चल के क्या होंगे, डिस्कवर्ड होंगे। तो उन्होंने क्या छोड़ दिया, कुछ गैप छोड़ दिया पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम से नोन नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपनी जगह छोड़ दी। ठीक है, तो जो क्योंकि ये एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम, तो इसको उन्होंने एक का एल्यूमिनियम नाम दिया, और जो जर्मेनियम है वो सिलिकॉन के बाद आएगा, तो उसको उन्होंने एक का सिलिकॉन नाम दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि उस टाइम मतलब पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेडिक्ट कर दिया कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इनके बीच में आएगा। और उनकी Mendeleev predict not only the exist of gallium and germanium but also describe some of their general physical property। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ना ही मेंडलीव ने गैलियम और जर्मेनियम का एग्जिस्टेंस बताया, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भाई वो जिसके नीचे आएंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी तो उसके जैसी ही होगी।
तो उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या करा, ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। उनका जो है इसको उन्होंने क्या कहा, सीरीज कहा। ठीक है, जो उनकी क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। ठीक है, और जो इस तरीके से वर्टिकल्स थे उनको उन्होंने क्या कह दिया, ग्रुप्स कहा। ठीक है, तो देखो कितने ग्रुप्स थे इसमें, 0 से शुरू होके और 8 तक थे, और 0 से लेके और जो 7 तक थे ग्रुप, उनको उन्होंने ए और बी पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे देखो अलग अलग दिखाई देगा तुम्हें। इसमें बात करते हैं 0 में, तो देखो ये हीलियम इधर है, लेफ्ट साइड है, जबकि नियोन किस साइड है, राइट साइड है। तो इस तरीके से 2 ग्रुप, हर 7 तक ग्रुप्स के कितने ग्रुप, कितने सब पार्ट्स बने हुए थे, 2 पार्ट्स बने हुए थे। ठीक है, और लास्ट का जो है ग्रुप है, उसमें क्या था, 3 एलिमेंट्स का उन्होंने क्या रखा हुआ था, ग्रुप रखा हुआ था। ठीक है, 3 एलिमेंट्स का क्या रखा हुआ था, ग्रुप रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि कुछ मतलब फॉर्मूले भी दिए। जैसे उन्होंने कहा कि 0 ग्रुप के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ R होगा। हाइड्रोजन के जो फर्स्ट ग्रुप है उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O। इसी तरीके से सेकंड का RO, थर्ड का R2O3 और फोर्थ का RO2। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के यहाँ पे क्या दिए, नीचे दिए गए हैं टेबल्स में, फॉर्मूले भी दे रखे हैं। ठीक है, और ये था मेंडलीव पीरियोडिक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैं ये तो मतलब फेल हो गया। ठीक है, कि भाई एटॉमिक वेट के फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो आइसोटॉप्स का क्या है, एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, तो उनको भी जगह मिलनी चाहिए, तो ये नहीं बता पाया। इसी तरह से ये क्या नहीं कर पाया कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी दूर दूर तक मिल ही नहीं रही थी, उसने भी उनको क्या करा, एक साथ रख दिया कुछ एलिमेंट्स को। ठीक है, और जिनकी मिल रही थी उनको क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया भाई, फेल हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंट फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। देखो हमें पता है कि जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया, उस टाइम किसी को भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी नहीं थी कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या क्या होते हैं, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेनरी मोजले। उन्होंने देखा कि बहुत रेगुलरिटीज आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रा observe regularity in the characteristics एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में उन्होंने बहुत ही रेगुलरिटीज देखी। ए प्लॉट ऑफ अंडर रूट म्यू against where mu is frequency of X-rays emitted against atomic number Z gave a straight line and note the plot of under root mu versus atomic mass। उन्होंने देखा कि जब एक्सरे की क्या लेते हैं, फ्रिक्वेंसी के साथ उसके एटॉमिक नंबर का ग्राफ खींचते हैं, अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी के साथ एटॉमिक नंबर का ग्राफ खींचते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि फ्रिक्वेंसी का एटॉमिक मास के साथ खींचने पे नहीं ऑब्जर्व होती। तो उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट इज एटॉमिक मास। तो इससे क्या है कि भाई एटॉमिक वेट ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। Mendeleev's periodic law was therefore according modified. This is known as the modern periodic law and can be stated as। ठीक है, और उसी तरीके मेंडलीव ने तो एटॉमिक मास बोला था, लेकिन उसी तरीके से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर लिया गया है ना, और उसको ही नाम दे दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो क्या था ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि किस पे डिपेंड करता है, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है,
एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर के अंदर जो भी चार्ज होता है वो किसको बताता है? एटॉमिक नंबर को। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है भाई? प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है, या किसी न्यूट्रल एटम के लिए बोलूँ जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, वही वो उसको किसको बताता है? एटॉमिक नंबर को बताता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी हमारी, उसमें क्या हुआ, ए मॉडर्न वर्जन द सो कोल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और जो मॉडर्न वर्जन आया उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। ठीक है, इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और वाइडली यूज हुआ। ठीक है, द हॉरिजेंटल रोज, ठीक है, हॉरिजेंटल लो यानी कि ऐसे चलने वाली लो को जो मेंडलीफ ने जिनको क्या कहा था? सीरीज कहा था, वहाँ पे इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया? पीरियड्स कहा गया। यानी कि जो हमारी इस तरीके से जो हॉरिजेंटल होती हैं इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल होंगी वो उसमें उनको क्या बोला उन्होंने? ग्रुप या फैमिली बोला। ठीक है, ग्रुप और फैमिली बोला जो वर्टिकल कॉलम्स थे। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPAC, इन ग्रुप्स को नंबर दिया गया 1 to 18। ठीक है, जो कि पहले क्या था? फर्स्ट ए से लेके कहाँ तक थे? फर्स्ट ए फर्स्ट बी इस तरीके से थे, और कहाँ तक थे? 8 तक थे। इसी तरीके से फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ठीक है, और कहाँ तक थे? 8 तक थे। उनके स्थान पे क्या नाम दे दिया गया? 1 to 18। ठीक है, 1 से लेके 18 ग्रुप, 1 से लेके और 18 ग्रुप नंबर तक। ठीक है, देर आर टुगेदर 7 पीरियड्स। तो इसमें टोटल कितने पीरियड्स हुए? हमारे जो मॉडर्न है पीरियोडिक टेबल उसमें 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, देखो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो ये हॉरिजेंटल है ना इस तरीके से, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे पीरियड्स। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये हाइड्रोजन, ठीक है, और हीलियम। तो टोटल कितने पीरियड्स हो गए? 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड्स टू द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड्स। देखो, और इसमें क्या होता है कि जो पीरियड्स नंबर हैं वो क्वांटम नंबर से डिसाइड होते हैं। क्वांटम नंबर को बताते हैं। पीरियड नंबर 1 n = 1, पीरियड नंबर 2 n = 2, पीरियड नंबर 3 n = 3, यानी कि क्वांटम नंबर्स हैं जो पीरियड्स नंबर को बताती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। कहाँ से शुरू होगा? लिथियम से चल के और नियोन तक। थर्ड में भी 8 हैं। ठीक है, 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड में भी 8 हैं। फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18, सिक्स्थ और सेवन्थ में कितने कितने? 32, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथेनम के बाद 57 के बाद में जो 58 वाला जो एलिमेंट्स है वो है F ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम लेंथेनाइड्स कहा जाता है। वो भी इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी पीरियोडिक टेबल ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हमने उठा के इनको नीचे रख दिया। तो 6th और 7th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यही सब लिखा गया है यहाँ पे 2 8 8 18 और 32 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड लाइक द 6th पीरियड वुड हैव ए थ्योरेटिकल मैक्सिमम और 32 एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि भाई जो इसके अंदर 7th के अंदर भी कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, और इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th एंड 7th पीरियड्स, जिसको मैंने बताया कि लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स कहा जाता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 5th और 6th और 7th पीरियड्स में आर प्लेस इन सेपरेट पैनल्स एट द बॉटम्स, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमारी क्या ना हो? ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर लेस देन मोर देन 100। ठीक है।
ठीक है। मोर देन 100 है, उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो देखो क्या था नामकरण के लिए कि भाई अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग देश के साइंटिस्टों ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या करा कि भाई अपने एलिमेंट्स खोजे, ठीक है। तो सब ने अपने अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नाम रख लिए, ठीक है। जैसे कि अमेरिकन नेम था किसी 104 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुई, तो अमेरिकन ने उसको नाम दे दिया रदरफोर्डियम, जबकि सोवियत वालों ने उनको नाम दे दिया कुरचोटेवियम, ठीक है। तो इसलिए आईपीएससी के सामने क्या हो गई, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उन्होंने डिसाइड किया एक सिस्टमेटिक वे से नोमेनक्लेचर करने की, ठीक है। तो कैसे किया गया है ये नोमेनक्लेचर कि 0 डिजिट के लिए नेम यूज होगा नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स के लिए सेप्ट, और 8 के लिए ओक्ट, और 9 के लिए इन, ठीक है। और एब्रीवेशन क्या यूज करेंगे हम, इनका नाम का पहला अक्षर, ठीक है। अब देखो मान लो हमें 101 वाले एलिमेंट्स का करना है, तो 1 के लिए क्या बोला, नील यूज होगा, 1 के लिए क्या होगा, अन यूज होगा, ठीक है। और 0 के लिए नील यूज होगा, अन नील, और 1 के लिए फिर अन, और लास्ट में क्या लग जाएगा, यम, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका, अन नील अनियम, ठीक है, ये नाम हो गया इसका। इसी तरीके से देखो 107 ले, तो 1 के लिए क्या होता है, अन, ठीक है, 0 के लिए नील, ठीक है, और 7 के लिए सेप्ट, तो सेप्टियम हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग नाम दे सकते हैं 100 से ज़्यादा वालों को, ठीक है। तो देखो तो इनका नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है कि 120 यानी कि 120 नंबर वाले एलिमेंट्स को क्या नाम दोगे? तो 1 के लिए क्या यूज होता है, अन, 2 के लिए बाय, और 0 के लिए नील, तो इसका नाम हो गया अन बी अनबिलनिलियम, ठीक है। क्या नाम हो गया, अनबिलनिलियम, ठीक है। और इनके नाम का पहला अक्षर अन से यू ले लिया, बाय से बी ले लिया, और नीलियम से एन ले लिया। तो ये इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन, या मैं बोल दूँ सिंबल हो गया, ठीक है। अब देखो अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कैसे करते हैं हम? तो देखो क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज करेक्टराइज बाय ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम के अंदर, उसको करेक्टराइज हम कैसे करेंगे भाई, 4 क्वांटम नंबर होती हैं, वही उस इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, कैरेक्टराइज करती हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। जैसे हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमिथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स होती हैं जो डिसाइड करती हैं। एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल नोन एज शेल, ठीक है। जो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसको बताता है, शेल को, ठीक है। शेल क्या होती है, मान लो ये क्या है हमारा, ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ जो ये होती है शेल कहलाती है, n बराबर 1 n बराबर 2, तो ये क्या कहलाती है, शेल कहलाती है। शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल की s सब शेल है, p या d या f सब शेल है। सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे s सब शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, p में 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्बिटल्स के अंदर, किसी भी एटम्स के ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ठीक है। और एन एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड, ठीक है। किसी भी मतलब जो ये पीरियोडिक टेबल है उसमें किसी भी एलिमेंट्स की जो लोकेशन होती है वो उस ऑर्बिटल से डिसाइडेड होती है जो फुल्ली भरा हुआ रहता है, और जो क्वांटम नंबर से डिसाइडेड होता है, ठीक है, उससे होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स में कैसे करेंगे हम, द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल,
ठीक है। पीरियड्स हमें क्या बताता है, आउटरमोस्ट शेल के बारे में, एन के बारे में बताता हमें, ठीक है। जैसे देखो हमारा ये क्या है, एक पीरियड है, ये एक पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, तो n बराबर 2 n बराबर 3 ये हमें किसके बारे में बताते हैं, पीरियड्स नंबर के बारे में बताते हैं, ठीक है, यानी कि शेल के बारे में बताते हैं। इन अदर वर्ड्स सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। वही है सेम कि जैसे जैसे हम सक्सेसिव पीरियड नंबर n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 यूज करते जाते हैं, तो वो एक बढ़ता हुआ क्रम बताता है किसका, वो एनर्जी लेवल्स का, ठीक है। It can be readily seen that the number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals available in the energy levels that is being filled। ठीक है, देखो किसी भी पीरियड्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये डिसाइड होता है कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, उनका क्या कर दो, डबल कर दो, तो उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। देखो इस तरीके से समझो, इसमें फर्स्ट पीरियड्स के अंदर हाइड्रोजन है और दूसरा हमारा हीलियम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में भरा गया है, एस में। तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, एक ही होता है, तो एक का डबल 2, तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 2 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से सेकंड में देखो इसमें क्या क्या भरा जा रहा है, एस और पी ऑर्बिटल्स भरे जा रहे हैं। एस के अंदर एक ऑर्बिटल सब शेल भरे जा रहा है, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3, टोटल कितने हो गए 4। तो 4 का डबल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें, 8। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स होगा। इसी तरीके से मान लो हमने फोर्थ पीरियड की बात की, तो फोर्थ पीरियड में देखो कौन कौन से ग्रुप्स भरे जा रहे हैं, डी भी आ गया, इसमें डी भी भरा जा रहा है। तो एस के अंदर 1, पी के अंदर 3 और डी के अंदर 5, 5 3 8 और एक कितना हो गया 9 ऑर्बिटल्स। 9 का जस्ट डबल कितना होता है, 18 एलिमेंट्स होंगे इसमें फोर्थ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से मतलब जितने ऑर्बिटल्स भरे जा रहे हैं उसका जस्ट डबल कर दो तो वो हमें एलिमेंट्स के नंबर बता देता है, ठीक है। ये पूरी कहानी यही लिखी हुई है इसके अंदर, फिर भी एक बार मैं पढ़ देती हूँ कि देखो n बराबर 1 लिया हमने, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन 1s1 और हीलियम 1s2। व्हेन द फर्स्ट सेल K इज कंप्लीटेड, द सेकेंड पीरियड n बराबर 2 स्टार्ट विद द लिथियम एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 2p ऑर्बिटल्स, है ना। द नेक्स्ट एलिमेंट्स बेरिलियम हैज 4 electrons and has the electronic configuration 1s2 2s2, ठीक है। अब इस तरीके से चलता रहेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा नियोन के अंदर 1s2 2s2 2p6। दस देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड, तो 8 होंगे क्योंकि 3 पी के और एक एस का 4 हुए, 4 ऑर्बिटल्स का जस्ट डबल कर लो तो 8, तो उतना क्या हो गया इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड में भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। फोर्थ के अंदर, फोर्थ ऑर्बिटल्स के अंदर filled with 3d orbitals becomes energetically favorable and we come across the so called 3d transition series of elements। और इसको हमने क्या करा, 3d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आ गई फोर्थ पीरियड्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो कि 21 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है 30 तक, जिंक तक, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s2, यानी कि उसके अंदर क्या क्या होता है भाई, डी भी होता है जिसके अंदर 5 होते हैं, 2 किसके हो गए भाई, एक एस हो गया 5, 6 7 रिक 8 रिक 9, 9 दूनी 18। तो लगभग फोर्थ पीरियड्स क्रेप्टोन से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, फिलिंग अप ऑफ द 4p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह से फिफ्थ रुबिडियम से शुरू होके और कहाँ तक जाएगा, जो हमारी 4d ट्रांजिशन सीरीज है इटरबियम तक जाएगा, ठीक है। और जिनोन पे एंड्स होगा इसका,
और 5p पे n बराबर 5 का, तो कितने हो जाएंगे 5 के अंदर टोटल हमारे 18 ही हो जाएंगे। इस तरह 6 के अंदर कितने होंगे 32, क्योंकि भाई 6 के अंदर क्या होता है, हम ऐसे मान के चलते हैं, मानो कि मान लो 6 पीरियड है, तो उसको कहाँ से शुरू करो, पीरियड को NS से शुरू होके n-p तक लेके जाओ, यानी कि 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6s, ठीक है, और 6p। तो देखो जो d होगा वो क्या होगा इसका n-1d, तो यहाँ पे 5d तो पॉसिबल है 5d भी, और यहाँ पे 4f भी पॉसिबल है, ठीक है। n-2 किसके बराबर होगा, f के बराबर, ठीक है। यानी कि NS से शुरू करो NP तक लेके जाओ किसी भी पीरियड्स को, और देखोगे उसका फिर क्या करो n-1d और n-2f, और उसमें देखो कि भाई ये पॉसिबल है या नहीं है। जैसे इसमें चारों पॉसिबल है, तो P के लिए 3, D के लिए 5, 5 और 3 8, ठीक है, और F के लिए 7, 8 7 15, और S के लिए 1 16, तो 16 ऑर्बिटल्स हो गए। 16 ऑर्बिटल्स में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं भाई, 32 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि कौन कौन से पॉसिबल है और क्या क्या है, तो ये सब दे रखा है, ठीक है। 5th और 6th और 7th पीरियड्स में हमने देखा कि F ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाता है, जो 58 से शुरू होके और 71 तक जाता है, जिसको हम 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, और जिसको लेंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। एंड द 7th पीरियड n बराबर 7 इज सिमिलर टू द 6th पीरियड विद द सक्सेसिव फिलिंग ऑफ द 7s 5f 6d और 7p ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे इसमें, और इसमें टोटल कितने आएंगे 32, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें भरते हैं। 5f और 4f को क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। 5f को का एक्टेनाइड्स कहते हैं, जबकि 4f को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बीच बीच में f आ जाती है। देखो 5th और 6th में मैं दिखाऊं, 6th और 7th में, ये 6th है हमारा 56 तक, ठीक है, 57 लेंथेनम, 57 के बाद ये 58 से लेके नीचे जो दे रखे हैं, और 71 तक भी ये किस में ही आते हैं 6th पीरियड में। ये हमारी पीरियोडिक टेबल ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हमने इसको बॉटम में रख दिया, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर ही आएंगे, जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, क्योंकि ये लेंथेनाइड्स के बाद आते हैं, तो इसलिए इसको लेंथेनाइड्स या 4f 4f में इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है, इसलिए 4f सीरीज भी कहा जाता है इसको। इसमें 5f सीरीज भरी जाती है, इसलिए 5f सीरीज कहा जाता है, या एक्टिनोइड्स के बाद आते हैं ये, क्योंकि 7th पीरियड में देखो एक्टिनोइड 89 से के बाद से, यानी कि 90 से लेके 103 तक भी 7th पीरियड में आते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्टिनोइड्स, या ये 5f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इसको 5f शेल या इनर शेल कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब देखो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक, अभी एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वो भी देख लेते हैं हम। हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो 5th पीरियड है, ठीक है, यहाँ पे समझो अच्छे से, कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड है। अब 5th पीरियड में हमें किसी भी पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहाँ से शुरू करें, NS से शुरू करते हुए और कहाँ जाएं, NP तक। उससे पहले n-1d और n-2fb अगर पॉसिबल हैं तो लिख लेंगे। तो देखो 5th पीरियड है ना, तो 5s और कहाँ तक जाएंगे 5p तक, है ना। जब हम n-1d करेंगे, 5 में से एक गया, क्या बचा 4 में क्या d पॉसिबल है, हाँ भाई है, d भी होगा इसके अंदर। अब 5 - 2 करेंगे तो 3f तो होता ही नहीं है, f तो किससे शुरू होता है 4 से। तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर, देखो जो ऑर्बिटल्स हैं, s का 1 ऑर्बिटल्स, d के 5 और p के 3, 5 3 8 1 9, टोटल ऑर्बिटल्स 9 हो गए। तो एलिमेंट्स कितने आएंगे, 9 दूनी 18। तो इस तरीके से इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं,
18 एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब देखो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम्स, और ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और इनमें क्या होता है कि सिमिलर वैलेंस शेल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि देखो सबके वैलेंस शेल में एक 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 इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, ठीक है। एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स एंड द सिमिलर, और इसीलिए क्या होता है कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। यानी कि ग्रुप वाइज जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देखते हैं तो सब में क्या होता है, आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन मिलता है, और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से होंगे भाई, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस ग्रुप 1 में आएंगे, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी एक जैसी होंगी, ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स SPDF ब्लॉक्स, ठीक है। तो देखो क्या करा, वो प्रिंसिपल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम प्रोवाइड ए थ्योरेटिकल, मतलब क्या होता है कि जो वो प्रिंसिपल है जिसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए एनर्जी लेवल्स में भरे जाएंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें हेल्प करता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स के, ठीक है। द एलिमेंट्स इन ए वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल constitute a group or family and exhibit similar chemical behavior, क्योंकि वर्टिकुलर में क्या होता है, वर्टिकल में कि सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं सबके, तो उनका बिहेवियर क्या होगा, ग्रुप वाले का एक जैसा होगा। This similarities arises because these elements have the same number and same distribution of electron in their outermost orbitals, ठीक है। इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट आर बीइंग फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, और जिस जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाता है उसके बेसिस पे हमने इनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें हमने देखा पीरियोडिक टेबल्स के अंदर कि 2 एक्सेप्शन है, हीलियम्स है। हीलियम सबसे पहले, हीलियम बिलोंग्स टू द S ब्लॉक, क्योंकि भाई 1s2 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो तो S ब्लॉक से है, लेकिन फिर भी हमने उसको कहाँ रखा, P ब्लॉक के वहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो हमारे लास्ट के एलिमेंट्स हैं उन लास्ट का जो ग्रुप है उसके अंदर हमने उसको रखा है, क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और इसी तरीके से हीलियम का भी जो वैलेंस शेल है 1s2 वो भी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये अपनी कुछ प्रॉपर्टी किसकी तरह दिखाएगा, नोबल गैसेस की तरह। जबकि दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है। तो ये वैसे तो S ब्लॉक से रिलेटेड होता है, और इसलिए हमने इसको S ब्लॉक के अंदर रखा है अल्कलाई मेटल में, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और अचीव कर ले, ठीक है, अचीव ए नोबल गैस अरेंजमेंट एंड हैज इट कैन बी बिहेव सिमिलर टू, और देखो इसमें क्या हो जाए कि वो एक इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले तो वो किसके जैसा हो जाएगा भाई, नोबल गैसेज के जैसा, ठीक है। तो इसको हम किस में रख सकते हैं भाई, हेलोजेंस भी तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अचीव कर लें तो वो किसके जैसी हो जाएंगी, नोबल गैसेज के जैसी। जबकि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले तो उसका नेचर कैसा, 1s2, यानी कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएगा, और उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, नोबल गैसेज की तरह, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन में भी सिमिलरिटीज है, लेकिन फिर भी हमने इसको कहाँ रखा है, सेपरेटली रखा है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है इसके अंदर पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले S ब्लॉक की, ठीक है। S ब्लॉक में क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, यानी कि एल्कलाई मेटल, ये जो ग्रुप है हमारा, ठीक है,
ये जो ग्रुप है इसको एल्कलाई मेटल बोलते हैं। एल्कलाई मेटल क्योंकि ये मेटल है और एल्कलाई यानी कि अपना क्षारीय बिहेवियर शो करेंगे पानी के साथ, ठीक है। सेकंड पीरियड्स वालों को हम क्या बोलते हैं भाई, सेकंड ग्रुप वालों को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ से ऑब्जर्व किए गए और इनका नेचर भी एल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है, तो इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल। और फर्स्ट ग्रुप वाले को क्या बोला गया, एल्कलाई मेटल बोला जाता है, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। दे आर, और इसके अंदर ग्रुप 1 के अंदर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और ग्रुप 2 के लिए NH2 होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दे आर ऑल मेटल, ठीक है। ये सारे के सारे जो एस ब्लॉक के हैं ये क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए इसकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई, कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कितनी ही एनर्जी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये ईजिली क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, तो इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, कम हुई। द लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडली टू फॉर्म +1 आयन, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, +1 आयन बनाते हैं, इनको बहुत जल्दी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्योंकि मेटल होते हैं और मेटल वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इन द केस ऑफ एल्कलाई मेटल्स, ठीक है, उसमें +1 आयन बनेगा, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, +2 आयन्स बनाते हैं। द मेटेलिक करेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो साइज बढ़ता है, और बड़े साइज से जैसे जैसे देखो भाई, एक ये साइज है कोई हमारा, ठीक है, एक ये साइज है, ठीक है, इतना बड़ा, तो देखो यहाँ न्यूक्लियस से ये कितना दूर हो गया, ये पास है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा एज कम्पेयर टू इसके, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो तो किसी ना किसी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ बना लेंगे, तो ये प्योर फॉर्म में भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इसमें लिथियम और बेरिलियम एक्सेप्शन है, क्योंकि इनका छोटा साइज होता है, इसलिए ये कुछ कुछ कोवलेंट करैक्टर भी शो करते हैं, ठीक है, लिथियम और बेरिलियम। उसके बाद आता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ से 13 ग्रुप नंबर से शुरू होके और कहाँ तक 18 तक जाता है, ठीक है। और ये जो पी ब्लॉक्स है ना, ये एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक्स को मिला के क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है इनको। इनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये NH2 NP1 से शुरू होकर NH2 NP6 तक जाता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड ए नोबल गैस एलिमेंट विद ए क्लोज वैलेंस शेल NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे जैसे हम लास्ट में 18 ग्रुप तक पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका आउटर मोस्ट में, ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और क्योंकि नोबल गैस भाई हर एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, नोबल गैस का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, तो ये क्या होता है कि इसके अंदर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना या ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत स्टेबल होता है, तो एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी डिफिकल्ट। द नोबल गैस दस एग्जिबिट वेरी लो और रिएक्टिविटी भी गई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फिर वो पहले से ही स्टेबल है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, तो उसको काम करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरीके से ये भी स्टेबल होते हैं। इस नोबल गैस से पहले के जो 2 ग्रुप्स हैं, एक होता है हेलोजन 17 ग्रुप और एक होता है चैल्कोजन, ठीक है। ये क्या कर, हेलोजन इनको बोला जाता है क्योंकि ये सोल्ट बनाते हैं, और चैल्कोजन्स मतलब ये ओरे वगैरह के फॉर्म में काम में आते हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। These two groups of elements gave highly negative electron gain enthalpy and readily add 1 or 2 electron। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की चाह ज़्यादा होगी तो वो भाई इजीली गेन कर लेगा, और इजीली गेन हो, कोई भी काम इजीली होगा तो क्या होगी, एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ेगी बल्कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव
नेगेटिव होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिलीज होगी और वो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किसका कॉन्फ़िगरेशन पा लेंगे, नोबल गैस का। ठीक है, तो इसीलिए इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। और इसमें क्या होगा, द नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम, और हम लेफ्ट से और राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि भाई लेफ्ट से राइट जाने पे साइज पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो साइज सेम रहता है, सिर्फ क्या बढ़ता है यहाँ पे, साइज तो सेम रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है। तो इस वजह से क्या होगा कि इसमें जो प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, साइज तो वही है, जबकि मतलब प्रोटॉन्स मतलब इतना इजी नहीं होगा यहाँ से क्या करना, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, क्योंकि न्यूक्लियस का काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मेटेलिक करेक्टर कम होते जाएंगे और नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, जबकि मेटेलिक करेक्टर अप टू डाउन बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने देखा कहाँ से शुरू होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लगभग 3 to 12 से शुरू होता है। ठीक है, कि यानी कि जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं 3 1 2 3 3, ये यहाँ से, और ये जो एलिमेंट है 21 से लेके 30 तक, ये क्या है, हमारे डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, इसको 3D सीरीज कहा जाता है। ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4D के हैं, ये 5D के हैं और ये 6D के हैं। ठीक है, तो अलग अलग डी सीरीज होती हैं। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू होके और कहाँ तक जा रहा है, 12 तक। ठीक है, तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये n-1 डी 1 से लेके और 10 तक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, और s में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है प्लेडिनियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 और 5s में 0 है, क्योंकि 5s में 0 से 2 होना चाहिए और डी में 1 से 10, जबकि यहाँ पे डी में तो है लेकिन 0 है एस के अंदर, तो ये एक एक्सेप्शन होता है। दे आर ऑल मेटल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, और ये कलर्स आयन फॉर्म करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे, कैटलिस्ट में यूज होते हैं डी ब्लॉक, सबको पता है। जिंक, कैडमियम और Hg है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये n-1 d10 NH2 नहीं शो होके ये क्या होता है, डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तीनों का n-1 d10 NH2। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ना अदर एलिमेंट्स से मैच नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ही नहीं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है ना ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द chemically active metals of s block elements and the less active elements of group 13 14 and so on। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो बहुत एक्टिव होते हैं, यानी कि जो मेटल्स होते हैं जो कि एस ब्लॉक, और जो नॉन रिएक्टिव होते हैं यानी कि पी ब्लॉक के बीच में एक ट्रांजिशन लाइन शो करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। अब आता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके बॉटम में रखा गया है। इसकी 2 सीरीज है, एक है लेंथेनाइड्स, एक है एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड 58 से शुरू होकर 71 पे एंड होती है, जबकि एक्टिनाइड्स 90 से शुरू होकर 103 पर ख़त्म होती है। और इसमें का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो होता है n-2 F1 से लेके 14 तक, n-1 D 0 से 1 और NH2। ठीक है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ ऑर्बिटल्स के अंदर जाता है। दीज 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर हैंस कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है कि मान लो हमने 5th एस सीरीज ली, ठीक है,
या 6th एस ली तो कहाँ तक जाएंगे 6p तक। तो डी कौन सा होगा यहाँ पे यूज 5d, जबकि कौन सा होगा है 4f, यानी कि 5d से भी अंदर का एक सेल और यूज हो रहा है इसमें 4 अंदर का, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है एफ ब्लॉक को। ठीक है, और ये हमें पता है कहाँ से कहाँ कैसे शुरू होता है, ठीक है पता ही है। और यूरेनियम के बाद का जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर वो क्या कहलाते हैं एलिमेंट्स, सारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एलिमेंट्स Z117 and 120 have not yet been discovered, in which family and group would you place in these elements, and also give the electronic configuration in each case। ठीक है, तो इसमें कैसे हम निकालते हैं, देखो इसको ऐसे निकाल सकते हैं हम कि देखो हमें क्या पता है, हमें ये तो पता है कि भाई हर एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है 2 8 8 18 18 36 होते हैं। तो 2 में 8 जोड़े 10, 10 में 8 जोड़े 18, 18 में 18 जोड़े 36, 36 में 18 जोड़े 54, 54 में 32 जोड़े 86 और 86 में 32 जोड़े 118। ये तो हीलियम का तो सबको ही पता होता है। ठीक है, अब देखो कि मान लो हमें क्या करना है 81 एलिमेंट्स कहाँ पर आएगा उसका पता करना है। तो उसके लिए देखो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे 86 है। ठीक है, 86 के इधर क्या होगा 85, 84, 83, 81 और यहाँ पे होगा 82 और 81। ठीक है, अब देखो ये कौन सा है हमारा भाई 18वां ग्रुप है। 18 के बाद 17, 16, 15, 14 और फिर 13, तो ये कौन से ग्रुप नंबर में आएगा 13 में। ठीक है, 13 ग्रुप नंबर हो गया इसका। और अब इधर से देखें तो n बराबर 1 2 3, यहाँ से देख लो ना n बराबर 1 2 3 4 5, तो ये कौन से पीरियड्स में आएगा भाई 5 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका निकाल सकते हैं अगर हमें याद है तो। अब देखो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हम छोटी क्लासों में भी पढ़ सकते हैं कि जो ये 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास एस पी डी और एफ, इनमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स में क्या होता है 78% एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं सॉलिड होते हैं, बट कुछ क्या है कुछ एक्सेप्शन जैसे मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। गैलियम और सीजियम है, इसका भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेटल हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेलिंग पॉइंट भी हाई होता है। गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाते हैं। दे आर मैलिएबल, यानी कि इनको हम एक छोटी सी पतली सी सीट में ढाल सकते हो। डक्टाइल, यानी कि इनको एक पतले वायर में ढाला जा सकता है। और ये नॉन मेटल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट टू मेटल्स होती है, ना ही ये डक्टाइल होते हैं, ना मैलिएबल होते हैं, ना ही ये कंडक्टर होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है जैसे बोरोन और कार्बन के आइसोटोप्स जैसे ग्रेफाइट, डायमंड्स वगैरह। ठीक है, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये ना ही ये ब्रिटल यानी कि टूट जाते हैं जब इनको ज़्यादा तोड़ो, तो ना ही ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं मेटेलिक करेक्टर बढ़ते हैं, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर कम होते हैं। ठीक है, अब इसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, इधर देखो ये जो दिख रहा है ना जिग जैग, यहाँ से शुरू करो इस जिग जैग से, इस तरीके से ये। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं जिग जैग शुरू करो इस तरीके से। ये जो दिख रहे हैं तुम्हें इस तरीके से ये एलिमेंट्स, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और जो मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, जो कि मेटल नॉन मेटल को मेटल से अलग करते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स और नॉन मेटल से क्या होती है मिलती जुलती होती है। तो ये होते हैं हमारे क्या मेटलॉइड्स। ठीक है, या सेमी मेटल्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें दे रखा है कुछ, हमें मेटलिक कैरेक्टर बताना है इनका। सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
सोडियम और पोटेशियम। तो देखो इनका हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे होता है ये। देखो सबसे पहले आता है लिथियम, के बाद इधर आएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद आता है हमारा बेरिलियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। यानी कि इसको अगर हम अरेंज करें, हेलिना की बेटा मांगे, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया इधर काशी ए शंकर प्रभु नाना पाटेकर एस। तो इधर से इधर जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर कम होते हैं। सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा? सोडियम होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर सोडियम के बाद बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। तो हमें पता है टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो बेरिलियम से ज़्यादा कौन होगा? मैग्नीशियम, फिर होगा बेरिलियम, फिर हमारा होगा सिलिकॉन और फिर होगा फास्फोरस। तो इस तरीके से हम इनका मेटेलिक करैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखो हम बात करते हैं इनकी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।